नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे जितने भी वीडियो होते हैं वो एक रिसर्च पे आधारित होते हैं और वो एक ईपीएफओ को जो डिफरेंट स्कीम है उसको लेकर होते हैं और इन डेप्थ में स्टडी करने के बाद ही वो हम वीडियो लेके आते हैं। आज जो वीडियो है मेरे पास में, ये वो रिपोर्ट है जो हमारा सुनील कुमार केस का डिसीजन हुआ था 2022 में, 4/11/2022 को। जो ये सुनील कुमार का केस का डिसीजन हुआ था, इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि सुनील कुमार 2018 में केरला हाई कोर्ट से जीत गए थे, यानी 2014 के अमेंडमेंट को रद्द कर दिया था केरला हाई कोर्ट ने। और उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिए थे वो बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट थे कि ना, एक भी ईपीएफओ ने कभी भी ये शो नहीं किया, ईपीएफओ आज तक ये शो नहीं कर पाया कि उसका फंड डेफिसिट में है, सिवाय एक वैल्यूएशन रिपोर्ट के। एक्चुअल में नहीं दिखा पाया। ये केरला हाई कोर्ट के सब थे। और केरला हाई कोर्ट ने, यदि आपने वो डिसीजन पढ़ा हो तो केरला हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक बार इंप्लीमेंट कीजिए, हायर पेंशन इंप्लीमेंट कीजिए और 2014 का जो अमेंडमेंट है उसे रद्द कीजिए। सारा रद्द करने के बाद मतलब 12 महीने पे हायर पेंशन इंप्लीमेंट कीजिए आप, और 12 फिर उसका इंपैक्ट देखिए। उस केरला हाई कोर्ट के डिसीजन को ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ईपीएफओ वर्सेस सुनील कुमार नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी जो रिपोर्ट है, जो 2019 में ईपीएफओ में सबमिट की गई थी, उस रिपोर्ट को लेकर आज हम आए हैं और इसमें हम इस रिपोर्ट की 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं कि केवल और केवल हायर पेंशन लेने का, बल्कि 60 महीने को भी कैंसिल करा के 12 महीने लेने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक्चुअली रिपोर्ट जो है उनका अध्ययन किया जाए और उनको चैलेंज किया जाए। लेकिन बहुत बार प्रयास करने के बाद भी हम, चूंकि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि एक एक्चुअल हमें ये चीजें मिल सके ईपीएफओ से। इन्होंने आरटीआई में, मैंने ये सब चीजें आरटीआई में मांगी थी, लेकिन आरटीआई में उन्होंने देने से, अभी ईपीएफओ चंडीगढ़ को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था और ईपीएफओ चंडीगढ़ ने उसे देने से मना कर दिया। मतलब ये कहा है कि हम इस फॉर्मेट में हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो हमने उसकी अपील की है। तो चलिए आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज हम ये जानना चाहते हैं कि 2019 में ईपीएफओ ने जो इस केस में रिपोर्ट सबमिट की थी, उस रिपोर्ट में कितना कितना लॉस एवरी ईयर दिखाया है। ये एनेक्चर 1 है उस रिपोर्ट का। और देखिए, एनुअल एक्चुअली वैल्यूएशन ऑफ ईपीएस 95, ये वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन मतलब कौन सा वैल्यूएशन है, क्योंकि 96 से ही वैल्यूएशन बराबर किए गए हैं। ये पीरियड ऑफ वैल्यूएशन है। ये सरप्लस ऑब्लिक डेफिसिट, यदि प्लस है तो ये सरप्लस में है, यदि माइनस है तो ये लॉस में है। एंड डेट ऑफ रिपोर्ट, देखिए डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट आती रही हैं, तो ये हम आज देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी, वो रिपोर्ट ये थी। पहली रिपोर्ट देखिए, 95 में पॉलिसी लागू हुई है, नवंबर 95 में। पहली रिपोर्ट 31 जैसे कि 31/3/96 को ही रिपोर्ट बननी थी। एज पर लॉ, एज पर ईपीएफ एक्ट जो है, आपको एवरी ईयर वैल्यूएशन कराना जरूरी है। तो ईपीएफओ ने 13/4/98 को यह रिपोर्ट सबमिट की गई थी, पहली रिपोर्ट, जिसमें ईपीएफओ 1689 यानी 1689 करोड़ के में प्लस में था। यानी उसने उस समय जो फंड था वो 1689 करोड़ प्लस में था। सेकंड रिपोर्ट 97 और 98 की आई और ये 99 में आई, यानी उस समय कंबाइंड दे दिया गया हुआ। तो कंबाइंड में भी 1239 ये
प्लस में थी रिपोर्ट, यानी 97 98 में भी हम प्लस में थे, यानी अब थर्ड रिपोर्ट आई है, थर्ड रिपोर्ट दिया गया, थर्ड रिपोर्ट थी 31/3/99 तक के लिए, और ये 2001 में पब्लिश हुई थी, और इसमें भी हम 732 करोड़ प्लस में थे। फोर्थ रिपोर्ट 2000 की थी, 31/3/2000 की, यहां हम 70 करोड़ प्लस में थे, यानी हमारा जो प्रॉफिट है वो ये कम दिखाते गए। जैसे जैसे 96 से जैसे जैसे पेंशन बढ़ती गई हैं, जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन आता गया है, इन्होंने कम दिखाया। और फर्स्ट टाइम 2001 में इन्होंने 43 करोड़ का लॉस दिखाया था। जो रिपोर्ट 2003 में आई थी, ये फर्स्ट टाइम 2001 की रिपोर्ट जो थी, जो 2003 में आई थी, उसको फर्स्ट टाइम लॉस दिखाया गया था। फिफ्थ सिक्स रिपोर्ट में 17,136 करोड़ का लॉस दिखाया गया था। सेवेंथ रिपोर्ट में 19,291 करोड़ का लॉस दिखाया गया था। और एट्थ रिपोर्ट जो 2004 की थी और 2005 में पब्लिश हुई, इसमें देखिए 22,021 करोड़ का लॉस दिखाया गया था। आज का जो रिपोर्ट थी वो 41,000 लॉस दिखाया था, 41,000 करोड़ लॉस दिखाया था। ये 41,000 करोड़ है। एंड 2008 की जो रिपोर्ट थी 31/8/2008, उसमें 54,000 करोड़ का रिपोर्ट लॉस दिखाया गया था। और इन्हीं रिपोर्ट्स में एक्चुअली ने यह सजेशन दिया था कि आप इसमें मेजर लेने स्टार्ट करें। तो 2008 से ही इन्होंने एक्शन लेने शुरू कर दिए थे, जिसमें डिफरेंट टाइप के एक्शन 2008 में जो लिए गए थे वो हैं। उन एक्शन को लेने के बाद इन्होंने 2011 की जो रिपोर्ट है उसमें 10,855 करोड़ का लॉस दिखाया था। फिर सेवेंथ रिपोर्ट में 2013 में 6,700 करोड़ का लॉस है। और 2014 की जो रिपोर्ट थी 7,833 करोड़ का लॉस दिखाया था, ये जो 2015 में आई थी। अब 19 रिपोर्ट 2015 में 5,027 करोड़ रुपए प्लस में थे 2016 में। अब आप देखिए कि ऐसा क्या हुआ है, जबकि ये हमारी पेंशन को उतना पेंशन का अगेंस्ट में कंप्लीट पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, पेंशन की रिकवरी भी नहीं हो रही है, उतना अमाउंट भी नहीं दे रहे हैं, यानी आपका जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट होता है वो भी हमें वापस नहीं मिलता। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ है इन सब रिपोर्ट्स में? और अच्छा, दूसरा, ये एक्चुअल रिपोर्ट से मेल नहीं खाती हैं, ये केवल एक्चुअली की रिपोर्ट है जो भविष्य के लिए बनाई जाती हैं, जबकि इनकी जो एक्चुअल रिपोर्ट्स हैं, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स हैं, ईयरली रिपोर्ट्स हैं, ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं कैग द्वारा, सीएजी द्वारा, उनमें लॉस नहीं है। 16 और 17 की कंबाइंड रिपोर्ट आई थी जिसमें 15,000 करोड़ का लॉस दिखाया गया था, डेफिसिट दिखाया गया था, जो रिपोर्ट 2019 में आई थी। और यह बहुत चर्चा का विषय रहा है कि 2018-19 की जो रिपोर्ट है उसमें 37,000 करोड़ का लॉस है, ये 2021 में आई थी। और इसी रिपोर्ट को बार बार कोट किया गया है। आपको याद होगा यही रिपोर्ट बार बार पार्लियामेंट के अंदर भी कोट की गई है। जब भी पेंशन की डिमांड की गई है पार्लियामेंट के अंदर, तभी ईपीएफ मिनिस्टर ने यह बताया है कि इस तरह हम 37,000 करोड़ के लॉस में हैं, यानी हम 2015 से कंटिन्यू लॉस में हैं। ये बार बार क्वेश्चन आपने राइटिंग में भी देखा होगा कि ये चीज लिखित में पार्लियामेंट में दी गई है कि इस वजह से हम ये नहीं कर सकते। अब मेरा कहना यह है कि मैंने जो इन रिपोर्ट्स की स्टडी की है, अब हम 1 by 1 रिपोर्ट भी स्टडी करेंगे आगे आने वाले दिनों में। इन रिपोर्ट की स्टडी जो हमने की है उसमें मैंने ये पाया है कि इन्होंने गलत आंकड़ों के आधार पर ये रिपोर्ट बनवाई है। मैं ये नहीं कहता, ये ब्लेम नहीं करता कि इन्होंने 100% ऐसा किया, लेकिन कुछ आंकड़े इनके पास, मान लीजिए 75 लाख पेंशनर्स हैं, तो इनके पास 3 लाख के आंकड़े थे, 4 लाख के आंकड़े थे, 5 लाख के आंकड़े थे, मतलब पूरे कंप्लीट लोगों के, या 5 करोड़ मेंबर्स हैं तो 5 करोड़ के डाटा उनको नहीं दिए गए, डाटा केवल 1 करोड़ 2 करोड़ के इनके पास थे। तो इस तरह एक्चुअल रिपोर्ट नहीं है, ये एक संभावित थी और जिसको खारिज किया जाना चाहिए। यदि हम इसको खारिज करते हैं, यदि हम इसको इस पे अपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलके अपनी खुद की एक रिपोर्ट बनाते हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए। ये जब हमारा ये डिसीजन हो रहा था तब भी ये बात आई थी, लेकिन जब ईपीएफओ ने ये चीज पेश की तो हमारे किसी भी एडवोकेट ने, जो मेरी जानकारी में है, ये चीजों का विरोध नहीं किया या ये चीजों का विरोध नहीं कर पाए।
आज जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे सबकी पेंशन, जिनकी भी पेंशन 3-3.5 हजार से ज्यादा है, उसकी जिंदगी भर रिकवरी नहीं हो रही है। जब 7% और 8% पे भी रिकवरी नहीं हो रही है और आप हमारे पैसे से 17% तक पैसा कमाते हो, तो ईपीएफओ लॉस में कैसे जा सकता है? ईपीएफओ लॉस में जा ही नहीं सकता। आप मात्र 14,000 करोड़ साल का पेंशन देते हैं और आपकी इनकम है 1 लाख करोड़ से ज्यादा, तो ये लॉस में कहां कैसे जा सकते हैं? लॉस में आप जा ही नहीं सकते। इसलिए हम सदैव ये मानते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है और इन्हीं रिपोर्ट का अध्ययन हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।